सभी को नमस्कार। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, सबको पता होगा कि कल हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने मन्नार घाट से लेकर के बम्बू फ्लैट तक का पदयात्रा किया। भारत जोड़ो यात्रा उसका नाम था, लेकिन हमको नहीं लगा कि भारत जोड़ो यात्रा था वो। हमें तो लगा कि मन्नार घाट से लेकर बम्बू फ्लैट तक जब पदयात्रा किया है तो आप लोग एक एक लोगों को ढूंढ के बताइए, उसमें से 15 से 20 लड़का हमारे विलेज का नहीं है, जो मन्नार घाट, विम्बलीगंज, कन्यापुरम, स्टोरगंज, बम्बू फ्लैट 1-2, हॉपटाउन और हमारा सोर पॉइंट पंचायत, टोटली ये पंचायत का एक लोगो आप लोगों को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, कल वो यात्रा करने के लिए कम से कम 9 से 10 लाख रुपया खर्चा किया गया, जो कि एक एक लोगों को पैसा दे करके, एक एक लोगों को बिरयानी दे करके वहाँ पर मंगवाया गया। आज मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हमारे CAA और NRC का जब मामला हुआ था, तब यही MP साहब ने 8% का बात किया था। आज इस 8% के बीच में एक रैली करने का क्या ज़रूरत पड़ा। आज बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 8% का जो बात है, हमारे CP हॉल में हम लोगों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जो कि उस वक्त सभी CAA NRC को लेकर एक डर पैदा हुआ था। उस वक्त हमारे मोपलास, जो आज हमारे सिद्दीक भाई सेक्रेटरी है और जो हमारे यूसुफ का प्रेसिडेंट है, इन लोगों ने हमारे MP साहब के पास जाके मदद मांगा था कि आइए हम लोग का समर्थन कीजिए, इसका खिलाफ में हम लोग जो है एक आवाज़ उठाएगा। बड़ा दुख का साथ कहना पड़ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोगों को वोट का गिनती में नहीं, 8% में हम लोग को लेकर के खड़ा कर दिया। 8% में बड़ा सोचने वाला बात है। आज हम भी एक मौपला है, आज हम लोगों के साथ जो बीता है हम वो बोल रहे हैं। हम उनका खिलाफ में बात नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है, हकीकत है, वही मैं बोल रहा हूँ। आज मन्नार घाट से लेकर बम्बू फ्लैट तक जो रैली निकाला, यात्रा किया, ये यात्रा में यूथ कितना था। आज यूथ का मुद्दा 100% रिजर्वेशन को ले लो। आज 100% रिजर्वेशन को लेकर के एक दिन कहीं में कोई एक इंटरव्यू दिया तो बताइए, कोई जगह रोड में उतरा तो बताइए। आज आप लोगों को पता होगा डिबरेट का मामला, जो हमारे भाई सागर भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, सागर भाई को नहीं पता था कि हम लोग कल काला झंडा दिखाने वाले हैं। ये डिबरेट का मामला को लेकर के इतना हंगामा हुआ, बच्चों के ऊपर पानी छीटा गया और डंडा चलाया गया पुलिस। उस वक्त कहाँ थे? आज 4 साल ख़त्म होने के बाद MP को याद आया कि हमारे अंडमान निकोबार के अंदर में बहुत सारा समस्या है, ये भारत जोड़ो यात्रा से सब ठीक करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ MP साहब से, अगर हिम्मत है तो इस पर जवाब दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कल भारत जोड़ो यात्रा किया, बम्बू फ्लैट स्टेडियम में भाषण दिया गया, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, हमारे होम मिनिस्टर के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया। क्यों नहीं बोला? आज अंडमान निकोबार का जनता सबको मालूम है, आने वाला 2024 इलेक्शन से पहले मैं चैलेंज करता हूं, मोदी जी के खिलाफ, अमित जी के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाइए। उनके खिलाफ में क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों? सबको पता है क्या हो रहा है, सबको मालूम है क्या चल रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा जो कल निकाला गया, पता नहीं आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को पता चला नहीं चला नहीं मालूम, लेकिन एक एक लोगों को 300 से 200 रुपया और बिरयानी दे करके वहाँ पर आदमी लोगों को लेके आ गया। चिड़िया टापू, वंडूर, हमारा कॉलिंगपुर, ये सब एरिया से आदमी लेके आ गया। अगर भारत जोड़ो यात्रा अगर हम लोग का बीच में हमारे मन्नार घाट से लेकर बम्बू फ्लैट तक अगर करना ही था तो वहाँ का लोगों को जोड़ना था। वहाँ का लोग वहाँ पर जुड़े नहीं, वहाँ का लोग वहाँ पर झंडा दिखाने के लिए, काला झंडा दिखाने के लिए हमारे साथ में का के खड़ा हुआ और मेरे घर में 2 दिन पहले आकर के हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप हम लोग का साथ देगा नहीं देगा। हम बोला हम कांग्रेस पार्टी या BJP पार्टी का खिलाफ नहीं है, हम MP के खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए हम सामने आएगा और हम कल अपना काला झंडा दिखाया भी। तो मैं आप पूरे हमारे अंडमान निकोबार जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका हमारे ख्याल से हमारा जो आप तक चैनल है, इनका माध्यम से हमारे MP साहब ने एक इंटरव्यू दिया था कि मैं राजीवास जाता हूँ, LG के पास जाता हूँ, 10 का 10 काम करके आता है। मतलब ये 10 का 10 काम अपना घर का काम या अपना बंधु का काम करके आता है, हमारा जनता का काम नहीं करता।
डीप रेट का मामला में 10 का 10 काम, अगर एक काम वो मिला दिया होता तो आज डीप रेट का ये हाल नहीं होता। आज बड़ा शर्म की बात है, 2017 से डाइवर्शन, जो हम लोग का ज़मीन का जो डाइवर्शन होता 2017 से बंद है। हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आम जनता से मैं अपील करता हूँ, आने वाला समय अगर इसी तरह सभी चुपचाप बैठा तो हमें पता है कि आने वाला समय में हम लोगों पर बहुत बड़ा ये होने वाला है। 10 का 10 काम में ये डाइवर्शन का मामला क्या एलजी साहब से नहीं बोल सकता? इनको ज़रूरत नहीं है, इनका काम बढ़िया से चल रहा है, इनका फैमिली का काम बढ़िया से चल रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस जो बुलाया आज हम लोग, ये इसी माध्यम से मैं आम जनता से अपील करता हूँ। मैं ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं कांग्रेस पार्टी 25 साल मैं कांग्रेस को दिया। आज हम वो कल जो ये आया उसमें देखने को मिला, हमारे वॉइस ऑफ यूनिटी का, उसमें जो है बोल रहा है कि आप भी तो कुलदीप राय शर्मा का तलवार चाटता था। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मैं तलवार चाटता था इसलिए कि हमारा जनता का भला होएगा। और हम लोग सोचा कि एक बार कुलदीप राय शर्मा जी को हम लोग एक बार एमपी बना के लेके आएगा। लेके आने के बाद आज आप लोग देख रहा है एक मुद्दा में सामने नहीं आ रहा है। और मेरा हुआ बात पंचायत से, जो हम कांग्रेस पार्टी रिज़ाइन करा, हमें बोल रहा है कि बागी बागी बागी। मैं बागी नहीं है, मैं खुद रिज़ाइन किया। आज का दिन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सौत अंडमान कांग्रेस का बहुत बड़ा पोस्ट है, वो तक मैं त्याग पत्र दे करके, हम जनता का सोच करके हमने त्याग पत्र दिया और जनता के बीच में आज भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जीवी पंथ का क्या हालत था? जीवी पंथ में जो सरोज जेल का सामने में हिंदू राष्ट्र शक्ति सिर्फ हमको इन्विटेशन किया कि अजीज़ भाई आप थोड़ा हम लोग को मदद करिए। हम ना हिंदू राष्ट्र शक्ति देखा, ना मोपला देखा, ना कांग्रेस देखा, ना बीजेपी देखा। हमने अपना 50 लोगों को लेकर के वहाँ पे हमने उन लोगों के साथ धरना किया। वो क्यों किया? आम जनता के लिए किया। मेरा घर का कोई मेडिकल वहाँ नहीं जाता, मेरा अगर कोई बीमार होता तो सीधा हम लोग जाता चेन्नई, नहीं तो रीतिका, नहीं तो और कहीं चले जाता। हम जनता के लिए हम लोग सरोज जेल का सामने में धमकी दिया। 1 घंटा का समय दिया गया। हिंदू राष्ट्र शक्ति का प्रेसिडेंट राकेश लाल जी, अंशुमन राय जी और हम लोग सब मिल करके 1 घंटा का समय दिया। डीएचएस मैडम 1 घंटा के अंदर मैं वहाँ पर आया। आ करके उसके बाद मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे अर्जुन शर्मा जी जो हेल्थ सेक्रेटरी है और हमारे डीएचएस के मुन्नी मैडम को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम लोगों के धरना के बाद आज जीबी पंच जाकर के देखिए कितना सुधार हो गया है। 2 हमारा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को परमानेंट लिया गया, 6 डॉक्टर को स्पेशलिस्ट को लिया गया। ये सब हमारे धरने के बाद हुआ। क्यों नहीं होगा? काम करने से काम होएगा। हम यही अपील करता है, आने वाला समय जनता सोच समझ के अपना फैसला ले। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि इनको वोट डालो उनको वोट डालो, ये नहीं बोल रहे। आते वक्त आने वाला जो टाइम रहेगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आने वाला जो भी समय हम लोग का जो भी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, हम आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखता। हम आज रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस, तो बीजेपी भी और कांग्रेस भी मेरे लिए एक बराबर है। हम सभी को दूर रख करके हम अपना फैसला खुद करते हैं। अभी कल सोशल मीडिया में सुनने में आया कि अजीज़ भाई भागी है। मैं और एक बार उन लोगों को बताना चाहता हूं, अजीज़ भाई रिज़ाइन किया है और रिज़ाइन को एक्सेप्ट भी किया हमारा रंगलाल दर जी। और उसके बाद अजीज़ जी इंडिपेंडेंट घूम रहा है। इंडिपेंडेंट रहने से भी अजीज़ जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजीज़ जी अपना एरिया में अपना काम बराबर कर रहा है और अकेला ताकत में मैं करके दिखाऊंगा। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपना बात यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार। देखिए, कल जो अजीज़ जी जो काला झंडा दिखाया, इसके बारे में हमें पता नहीं था। एमपी जी के पास में हमने खुद गए थे, हम कुछ 5 लोग गए थे और एमपी जी से मिले भी और बताए भी कि हमारा प्रॉब्लम ये है डीप रेट के मामले में। आप देखिए, कोई पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी इसके ऊपर। ये इतना सेंसिटिव मैटर है और आज के दिन में सबको लग रहा है कि ये सॉल्व हो गया। सॉल्व नहीं हुआ है। किसने हेल्प किया हमें बताइए। हमने जब कुलदीप राय शर्मा जी से हेल्प मांगी तो कुलदीप राय शर्मा जी ने बोला कि हम पार्लियामेंट में बात उठाएंगे। अभी पार्लियामेंट में बात उठते ही रहा है और हमारा मैटर भी सॉल्व हो चुका है। देखिए, हम आज के दिन में डिबेट में कौन बचे हुए हैं बताइए? जो गरीब फार्मर का बच्चे हैं उन्हीं लोग बचे हुए हैं। बाकी जो अमीर फैमिली के सब तो बाहर पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ से कौन क्या कुलदीप राय शर्मा जी के बच्चे क्या वहाँ पढ़ते हैं क्या? कहीं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का बच्चा जो यहाँ से जो भी यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका बच्चा कोई बच्चा अपना बच्चा को वहाँ पढ़ाता है क्या? तो एट लास्ट ही बच्चे कौन है? ये प्रॉब्लम में कौन है? तो गरीब बच्चे ही है जो प्रॉब्लम में है
और ये मैटर को लेके मैं देख रहा हूँ कोई बात नहीं कर रहा है। इवन ना बीजेपी पार्टी बात कर रहा है, ना कुलदीप राय शर्मा जी बात कर, जिनके पास में पावर है, आज MP है वो, लोकसभा में इनके पास में पावर हो है, तो डीबेट का मैटर कितना इनके लिए तो कुछ नहीं होगा। कभी हमारे साथ देखिए पानी वाटर गन यूज़ किया गया, टीयर गैस यूज़ किया गया, कभी एक बार भी आके पूछे नहीं कि भाई क्या चल रहा है करके डीबेट में। इतना बड़ा लगभग 4 महीना का स्ट्राइक चला कंटिन्यू, कभी कोई आया नहीं कि ये क्या चल रहा है करके। जो भी आए सब बस आते एक फ़ोटो खिंचाते, सोशल मीडिया में आ जाते, हम डीबेट से बच्चे से बात करने के। सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन तो आज तो कोई नहीं आया सोल्यूशन। और मैं बताना चाहूँगा आपको जरा से, ये NH4 का जो मामला है, आज भारत जोड़ो यात्रा हमारे एरिया में कर रहा है। डिगलीपुर से लेकर के बाराटान तक जो 6 जनवरी से शुरू हुआ था, आज उस पे जो है हमारे माननीय सांसद वहाँ पर नहीं गए, बल्कि यहाँ पर घूम रहे थे, अपना कामकाज देख रहा था यहाँ पर। उस वक्त उधर नहीं गया। वहाँ क्यों नहीं गया वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ पर जाएगा तो NH रोड को लेकर के सवाल किया जाएगा, जनता उसका जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए नहीं किया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, हम लोग यही सोच के उनको MP बनाया था कि हमारा काम आएगा। आप लोग बताइए, हम चैलेंज करते हैं कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से बुलाइए, डिबेट करेंगे हम लोग सामने बैठ करके, एक के ऊपर एक सवाल करेंगे। हम लोग कोई पार्टी पुटी का नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बैठ के, हमारे सागर भाई है, मैं बुलाइए MP साहब को सामने, डिबेट, हम लोग डिबेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको बड़ा दुख का बात है कि आज हम लोग जो काला झंडा कल दिखाया, वो अजीज़ अपने इंटरेस्ट से नहीं दिखाया। अजीज़ के पास वहाँ के कन्यापुरम के यूथ आए थे, जो कन्यापुरम में ग्राउंड में जाकर के 3 बार वादा किया कि ये ग्राउंड को हम बना के देंगे, पैसा देंगे। स्टोरगंज पंचायत में 54 लाख दिया। वो क्यों दिया मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ 8% को एडजस्ट कर रहा है। जो 8% का जो मुद्दा था उसको भटकाने के लिए 54 लाख रुपीज़ दे दिया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज जनता सब जान चुका है। कल का पद यात्रा जो आप लोग भारत जोड़ो यात्रा जो बोला, उसमें आप लोग क्लियर कट बताइए, एक फ़ोटो निकाल के दिखाइए, वहाँ का 10 से 15 यूथ अगर उसमें शामिल हुआ है तो आप लोग बोलिए। अजीज जी, इसमें एक सवाल हम ये करना चाहेंगे या तो उठाना चाहेंगे। आपने कहा कि आपने रिजाइन कर दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है। बातें जो आप कर रहे हैं, सुर जो आपके लग रहे हैं, वो तो बगावती हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बगावत नहीं कर रहा हूं, मैंने रेजिग्नेशन बाकायदा दिया हुआ है। 2019 के इलेक्शन से पहले इसी सांसद महोदय के लिए घर घर जाके, गली गली जाके, गांव गांव जाके आप ही वोट मांगा करते थे। तो उस वक्त में सांसद साहब आपको बड़े सोने लगते थे, और आज इतने खराब क्यों लग रहे हैं? क्या हो गया है 4-5 सालों में कि सांसद साहब की बुराइयां इतनी बड़ी पहाड़ बन के आपके सामने आ गई है? हरीश जी, आपने अच्छा सवाल किया। इससे पहले भी मैंने कहा कि हम लोग 3 बार हारने के बाद, वो जब 3 बार हारे थे उस वक्त भी मैं उन्हीं का साथ था। जब 4था बार जिताया कि एक ही उम्मीद का साथ जिताया कि हम लोग आने के बाद हम लोग का बच्चा लोग का भला होएगा। आप बताइए, आप अभी सोशल मीडिया हमारे ख्याल से 1 साल से चला रहे हैं, 1 साल के अंदर में कितना एजिटेशन किया वो, एक भारत जोड़ो यात्रा वो क्या से करा वो आपको भी पता होएगा। 1 साल बचा हुआ है उनका फेस्टिवल आने के लिए, 1 साल, उसी के लिए अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। आज हम लोग बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर घर जाके, वृंदावन पंचायत से हम बिलोंग करते हैं। वृंदावन पंचायत के अंदर में जब बीजेपी का शासन चलता था, प्रधान जिला परिषद, उस वक्त में मैं बीजेपी से लीडिंग करके 333 वोट लीडिंग देके इनको मैंने वहाँ से जिताया। ठीक है, मेरे 2 सवाल इसमें और है अजीज जी, कि कल आपने जो प्रदर्शन किया काले झंडे लेके, लोकतांत्रिक अधिकार होता है, गांधी जी ने भी किया था और उसके बाद कई नेताओं ने किया था। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि इस तरह के प्रदर्शन किए जा सकते हैं। उस प्रदर्शन में आपने क्यों डिबेट के बच्चों को नहीं बुलाया, जिनका मुद्दा लेके आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि डिबेट के बच्चों के साथ बुरा हुआ, क्यों उनको नहीं पुकारा आपने? देखो, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हम इससे पहले भी आपको बोल चुके हैं कि हम अपना सोच के लिए, अपने इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ जनता के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे डिबेट का बच्चा से कोई लेना देना था, लेकिन मेरा सवाल यही था, जब डिबेट का बच्चा लोगों को जब पानी छीटा गया तब आप कहाँ गए थे? हमारा सवाल एकदम सही था, क्यों हम लोग वोट डाल के बनाए? हम लोग को दर्द है उसका। हमारा डिबेट का बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं है। हमें जैसी कल आप मीडिया में, सोशल मीडिया में काला झंडा दिखाया करके जब डाला, उसके बाद हमसे सागर भाई ने कांटेक्ट किया। इसने कहा कि हमको क्यों नहीं बुलाया, हम लोगों को भी बुलाना चाहिए। बस मेरे 2 सवाल के साथ मैं रुकता हूँ, एक अजीज जी से पूछूंगा और एक सागर जी से पूछूंगा, फिर मैं अपने सवाल को विराम दूंगा। अजीज जी, जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वालों ने सख्ती का प्रदर्शन किया। हो सकता है सेंट्रल मिनिस्टर आए, केंद्र जो मंत्री आए, उस वक्त में ऐसे हालात देख सकते थे, लेकिन एक सांसद के लिए पुलिस वाले काले झंडे को छीना करें,
जो खाकी वर्दी वाले छीन के धक्का धुक्की करे, इसको आप कहाँ तक जायज़ ठहराएंगे? ये तो सरासर गलत हुआ है। एक्चुअल प्रोटेस्ट करना हम लोग का अपना एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस में हम लोग रहता है, तो हम लोग जो प्रदर्शन किया है आज, इसीलिए हम लोग जो है इसका काला झंडा दिखा के विरोध करने के लिए हमारा पुलिस भी उनका सपोर्ट में जा कर के हम लोग का झंडा छीना गया। और ऊपर से पुलिस खाली नहीं था, हमारे नाम कहकर मैं बताऊंगा, सुंदरम जी जो बम्बू फ्लैट में रहते हैं, वो हमारे लेडीज़ लोगों पर हाथ भी डाला गया। आज कौन से पद में है जी, कौन से पद में सुंदरम जी? सुंदरम जी जो उनका वाइफ जो जिला परिषद और वो एक्स जिला परिषद है, जो पहले बीजेपी कांग्रेस बोल के अभी लास्ट कुलदीप कांग्रेस में आया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज वो जो है हमारा लेडीज़ के ऊपर हाथ भी डाला गया, उसके लिए हम लोग कंप्लेंट भी दे दिया है, जहाँ देना है उसके ऊपर भी इंक्वायरी होना है जल्दी, नहीं है तो उसके ऊपर भी हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अजीत जी, मेरा ये सवाल है कि जैसा अभी आपने कहा था कि कुलदीप राय शर्मा जी जो है कभी बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलते। इवन अभी अमित शाह जी जो आए थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था इतना करोड़ रुपए जो है खर्चा हुआ, और सीपीएम अन्य पार्टी वालों ने भी मतलब कहा था इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतना खर्चा हुआ, लेकिन कभी भी एमपी सर जो है बीजेपी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। आखिर क्यों? उन्हें क्या अमित शाह जी से डर है, या मोदी जी से डर है, या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से डर है उन्हें? क्योंकि हम आपको ये बता दें, और सागर जी आप जो बैठे हैं, जब आप लोगों ने डे 1 से प्रोटेस्ट किया, हम आपके साथ थे, हमने लाइव कवरेज किया, कई सारे पार्टी के लीडर्स वहां पर आए, फोटो खिंचाए गए, लोग ये कह रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप लोग वहां से हटे और मतलब जब आप लोग प्रोटेस्ट करें, फिर डेयरी फार्म के वहां पर जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब वहां पर टीयर गैस आप लोगों के ऊपर टीयर गैस छोड़ा गया, और उसके बाद जो है बहुत कुछ हुआ। इवन वाटर कैनन की फुहारे भी आपके ऊपर जोड़े गए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उससे पहले जो है 2 नेता वहां पर आके गए थे, लेकिन उस समय भी जो है उसके बाद या उस समय कुलदीप राय शर्मा जी ने उस मैटर को लेकर टेकअप नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? और हम आपको ये बता दें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से या मोदी जी से या अमित शाह जी से वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक, आप सभी को पता होगा, अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव बैंक का जो मुद्दा है, कहीं वो सामने ना आ जाए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि करोड़ों रुपए का जो है गबन है। क्यों ये बात कहां तक सच है? ये अजीत जी और सागर जी दोनों से हम ये सवाल का जवाब चाहते हैं। अजीत जी बोलिए। आप जैसे बताया, अभी हम तो उसी को लेकर के चैलेंज किया कि 2024 से पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बारे में अगर कुछ बोल करके 2024 में जाकर जनता से वोट मांगे तो मैं साथ खड़ा रहूँगा। क्यों? इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हम लोग ओपोजिशन में हैं, आज हम इंडिपेंडेंट, हम दोनों को ओपोजिशन में, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी। मैं चाहता हूँ कि हमारे एमपी साहब, हमारे जो अब बताया जैसा हमारा अंडमान का पैसा इतना खर्च किया गया अमित शाह के ऊपर, तो इसके ऊपर क्यों सवाल ना उठाए? मैं चाहता हूँ 1 साल बचा है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, एमपी साहब जो है जब अमित शाह जी आए थे, उस प्रोग्राम में अमित शाह जी के वहां पर कुलदीप राय शर्मा जी बैठे थे, और ऐसा आप कोई स्टेट में आप नहीं देखा जाएंगे जहां पर ऐसा अगेंस्ट पार्टी का जो भी मिनिस्टर आता है तो उस स्टेट का जो एमपी या जो भी अगेंस्ट वाला है वो वहां पर जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो है एमपी साहब जो है खुलेआम वहां पर बैठे थे। तो इसमें आपका क्या कहना है? वही तो मैं बोल रहा हूँ रोहित जी आपसे कि मतलब हम जो बोल रहे हैं ना कि चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि 1 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ में अगर 2 शब्द कह दे तो मैं आने वाला समय में कांग्रेस का टिकट लाऊंगा, तो मैं इंडिपेंडेंट रहते हुए भी मैं कुलदीप राय शर्मा को सपोर्ट करूंगा। क्यों? जनता के लिए आवाज़ बनाए। आज हम लोग एक चीज़ वो सोच करके वोट डाला उनको कि आने वाला टाइम में ये तरह बच्चा लोग यहाँ पर बैठे हैं, माँ बाप कितना पैसा खर्चा करके बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, शिक्षा बोल रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, माँ बाप अपना कितना पैसा लगाते हैं, कितना खर्च करते हैं बच्चों को एक सर्टिफिकेट मिलने के लिए। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आज जो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है। डीपरेट का बच्चा का हाल सागर जी जो बताया, जो बच्चा लोग का साथ जो बीता, वो बच्चा उनका बच्चा का साथ तो कुछ नहीं हुआ,
हमारे एमपी साहब का बच्चा जो है दोनों एमबीबीएस कर रहा है बोल रहा है, और सागर भाई भी पता है, हमको भी पता चला, दोनों एमबीबीएस कर रहा है, वो भी बाहर में कर रहा है, अंडमान से कुछ लेना देना नहीं है। आज बोल रहा है, कल हम इसमें देख रहा था एक सोशल मीडिया में कि आपको अगर प्रॉब्लम था तो एमपी साहब का घर जाना था। सर उनका तो ये कहना है कि हर बात वो लोकसभा में उठाएंगे, लेकिन लोकसभा में वो ये सब चीज को वो टेकअप क्यों नहीं करते। और सागर जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब इस विषय में हमने मेरे एक सहयोगी ने एमपी साहब से बात की थी, तो एमपी सर ने क्या कहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यू है। तो आप खुद बताइए ना, ये क्या टेक्निकल इश्यू है? डीब्रेड का जो इतना बड़ा इश्यू चल रहा है, ये क्या टेक्निकल इश्यू है? कोई मशीन है क्या? देखिए पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एमपी सर के पास हम भी गए थे। उससे पहले आपने भी एक कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि एमपी साहब बोल रहे थे कि टेक्निकल इशू है। मेरे को बताइए, आज टेक्निकल इशू होता तो टेक्निकल इशू कितना टाइम लगता है ठीक करने, और ये टेक्निकल इशू कहाँ से लग रहा है? सर्टिफिकेट वाला इशू है। टेक्निकल इशू का मतलब क्या होता है? ठीक है सागर जी, मेरे इसमें एक सवाल है। जब अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री जी आए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक कार्यक्रम किया गया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। परमवीर चक्रों के नाम पे जो शहीद है उनके नाम पे आइलैंड का नाम रखना, द्वीप समूह का, ये सब तो ठीक है, अलग एक विषय है। आपके विषय में आता हूँ। जिस जगह पे ये कार्यक्रम रखा गया था वो आपकी अपनी जगह थी, डिब्रेट था। डिब्रेट के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम होना, अमित शाह जी का वहां पे मौजूद होना, कई बड़े नेताओं का वहां मौजूद होना, माननीय सांसद साहब का वहां पे मौजूद होना, और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अंडमान के जो प्रधानमंत्री वो भी मौजूद है। क्या किसी ने उनके कान पे ये बात बताई कि ये वही जगह है जहां पे 300 से 400 बच्चों के साथ में अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जाति हुआ? आप थोड़ा तो बताइए उत्पल शर्मा जी को कि उनके साथ में थोड़ी रियायत करें। आपकी जानकारी में ऐसी कोई चीज़ है या होनी चाहिए थी? देखिए जानकारी में तो पहला बात तो हुआ ही नहीं है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये मैटर में आज तक का यहाँ पब्लिक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई बात नहीं कर रहा है, तो उनके सामने क्या ही बात करेंगे। और दूसरी बात रही बात डिबेट की, डिबेट में प्रोग्राम हुआ, ये सब देखिए कुछ भी प्रोग्राम होता है सब कुछ डिबेट में होता है, और उनको पूरा कंट्रोलिंग उत्पल शर्मा जी को ही देते हैं। तो ये जगह से उनका और भी कनेक्शन जो है और बढ़ता है, पावर बढ़ता है, रुतबा बढ़ाया जा रहा है। हाँ, और ऊपर से बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा चीज़ कि अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रहा है बहुत जल्द, उनका जो सैंक्शन वगैरह जो भी बिल वगैरह सब सैंक्शन हो गया है, और इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी लाने के लिए बहुत कोशिश किया जा रहा है कि ताकि वो पुराना जो डिबेट वाला मैटर, जो पुराना पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से जो बात था उनको छिपाया जा सके। एबीवीपी आपके साथ है, वो कह रहे हैं डीम के खिलाफ हम खड़े हैं। ठीक है, एबीवीपी हमारे साथ हो या मैं, देखिए मैं किसी के साथ नहीं हूँ। आज के दिन में मैं 4 महीना प्रोटेस्ट किया, कोई मेरे साथ नहीं था। जो भी थे इंडिपेंडेंट थे, पॉलिटिशियन तो कोई मेरे साथ नहीं था, ना कोई हेल्प किया मैंने। हकीकत आपने देख ली। आपने जो है पहले एबीवीपी का पट्टा पहन के आपने वहां पर प्रोटेस्ट किया। आप गौर नहीं दिए होंगे, मैंने कभी पट्टा नहीं पहना। एबीवीपी ने मेरे को खुद प्रेसिडेंट बनाया, वहाँ का एक प्रोग्राम हुआ था, वो मैं उस प्रोग्राम में भी शामिल नहीं था। वो प्रोग्राम में मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया, और मैं आज कोई भी वीडियो में देख लिया, एक भी वीडियो में मैंने अगर एबीवीपी का पट्टा पहना हो तो ये गलत है, ये गलत चीज़ है। मैं कभी पट्टा नहीं पहना। मैं एक चीज सिर्फ जोड़ना चाहूंगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रही है, ये कहीं हद तक तयशुदा बात है, आने वाली है। इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या एलजी साहब अपनी मर्जी से ये चीज तय कर रहे हैं, सीएस साहब अपनी मर्जी से तय कर रहे हैं, या तो जो पार्टी यहाँ पे बैठे नेता है वो तय करे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई थोप दो इनके ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटी? कौन बोलने वाला है? देखिए सब कुछ मिला जुला है भाई, आज मिला जुला सब कुछ मिली भगत ही है भाई। हम आज के दिन में डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आएगा तो आप बताइए किसको फ़ायदा होगा? किसको फ़ायदा होएगा? यहाँ के बच्चों को फ़ायदा होएगा? यहाँ का बच्चा उल्टा जो फीस बाहर मिडलैंड में दे के पढ़ता है वो फीस यहाँ पे दे के पढ़ना, उससे अच्छा तो बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इसको जबरदस्ती लाया जा रहा है। होम मिनिस्टर के विजिट से स्टूडेंट को कोई बेनिफिट हुआ है? देखिए होम मिनिस्टर की विजिट से स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। डिबेट के अंदर प्रोग्राम देखिए सिर्फ एयर शोज चला, 2-3 दिन का एयर शो था कंटिन्यू, उसमें बहुत एक्साइटेड थे लोग, देखे 2-3 सेलिब्रिटीज को बुलाया गया प्रोग्राम, और क्या बेनिफिट मिला स्टूडेंट्स को? कुछ खास नहीं है। बल्कि स्टूडेंट्स उल्टा प्रॉब्लम में शुरू से है और अभी भी है, कोई फायदा नहीं मिला। सर अजीज जी, आपसे एक सवाल है। पूरे अंडमान निकोबार में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी सुन के लगता है, और पब्लिक का भी ज़्यादातर ये भी है कि एमपी साहब जो हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फेल हो गए। सबसे बड़े पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, पर कोई अपना बात वो बेबाकी से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख नहीं पाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कुलदीप राय शर्मा को, जो अगला चुनाव आने वाला है 2024 में, उसमें अपना दावेदारी भी ठोकना चाहिए एमपी के पद के लिए, या उनको जो है स्वयं ही मतलब ये पद को मतलब त्याग देना चाहिए, और ये जो पूरा
अभी उनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या उनको उनका अभी हक बनता है कि वो इलेक्शन लड़े कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखो, मैं तो इस पर जवाब साफ साफ दे रहा हूँ कि हमने इससे पहले भी आपको कहा कि मतलब 1 साल का समय बचा हुआ है। आने वाला मार्च में 2024 में इलेक्शन होगा। 1 साल के अंदर में ये 4 साल तो गया, गवा दिया। तभी जाके वो कल देखने को मिला कि पैसा दे करके 8,80,000 खर्चा करके वहाँ से जो है मन्नारगढ़ से बम्बू फ्लैट तक बिछाया गया। 8,80,000 हम नहीं बोल रहे, उनका खुद का बंदा बोला वाला मेरे पास रिकॉर्ड है। तो मैं यही बताना चाहूँगा, आप जब ये सवाल किया है 2024 के लिए, तो मेरा अपना मानना है कि आज 1 साल बचा हुआ है। 1 साल के अंदर में डिबरेट का जो मामला है, खाली डिबरेट नहीं है, बोला एलजी के पास जाता हूँ 10 का काम करके आता हूँ। हम यही पूछने मांगते हैं कि 10 का 10 काम किसके लिए किया, वो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए। कौन से काम फ़ायदा हुआ पब्लिक के लिए? आप अंडमान निकोबार आइलैंड का बात किया, अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन से एक जनता के लिए फ़ायदा हुआ बताइए, जो अपना सोच समझ करके अपना कुछ फ़ायदा हुआ है। 10 में 10 काम, जिसमें बॉबी जी का मैंने न्यूज़ में सुना था और वो न्यूज़ मैंने उठा के भी रखा है। मैं जब भी राजनिवास जाता हूँ 10 का 10 काम लेके जाता हूँ और 10 का 10 काम करा के आता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अंडमान का जनता लोग का, जैसा भी हमने बताया 2017 से हम लोग का डाइवर्शन का मामला फंसा हुआ है। कुछ गरीब लोग हैं जो घर बनाने मांगता है, लेकिन ये डाइवर्शन का मामला में जो है गरीब आउटसाइड नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो मेरा बोलने का मतलब यह 2024 जो आपका सवाल था, हमें लगता है कि 2024 में इनको अपना त्याग पत्र देना चाहिए एमपी कैंडिडेट से, और सोशल वर्क तो नहीं किया कम से कम, अभी आने वाला जो 1 साल बचा है थोड़ा करके दिखा दीजिए। सर, हम आपको ये बता दें, देखिए आप पहले कांग्रेस के डीसीसी आप प्रेसिडेंट थे, तो जब आपसे आपका पद जो है छीना गया, उस समय हम बता दें कि कोई भी स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अंडमान में सिर्फ इलेक्शन हुआ। आखिर ये चीज क्यों हुआ? और हम आपको ये भी पूछना चाहते हैं कि जिसे अब डीसीसी प्रेसिडेंट का जो पोस्ट दिया गया है, क्या वो नागरिक अंडमान का है? और एक चीज सुनने में ये भी है कि प्रेसिडेंट साहब जो है उनका जो है पार्टी में कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ है कुलदीप राय शर्मा जी माननीय एमपी साहब जो कहते हैं वो कहते हैं, मतलब वही चीज चलता है। और अभी इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था डिगलीपुर से बारटांग तक, तो आप ये बता दीजिए ना, इसमें क्या कुलदीप राय शर्मा जी ने शामिल हुए थे? उसमें वो शामिल नहीं हुए, लेकिन अब जो है कल जो रैली निकाली गई थी उसमें वो शामिल हुए। आखिर ऐसा क्यों? और सुनने में ये आ रहा है कि कल काफी लोगों को जो है पैसा दिया गया था, बिरयानी दिया गया था, तो ये सब बात खुलकर अभी क्यों सामने आ रहा है? देखो, आपका सवाल जो है डीसीसी प्रेसिडेंट का जो बात था, क्योंकि आप इस पद पर सर, आप इस पद पर रह चुके हैं, तो आपको अच्छा अंदाजा होगा आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। देखो, हमारे मोपला जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुलदीप भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मोपला 8% जो यहाँ पर कोई कुर्सी पे बैठे और अच्छा पोस्ट पे बैठे। मतलब दूसरी बात, आपका ये कहना है कि वो मोपला ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लोगों को वो पसंद नहीं करते? कौन से एक मोपला बताइए जो बड़ा पोस्ट में बैठे, जो हमको छोड़ करके? हम एक बड़ा पोस्ट में बैठे थे। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे सर, जैसा आप सभी को पता होगा, हर स्टेट में जो है एक पार्टी को आप कहते हैं कि वो पार्टी जो है हिंदुओं का सपोर्ट करती है, लेकिन आज अंडमान निकोबार में क्या आपको नहीं लगता है हमारे एमपी साहब भी हिंदू मुस्लिम और अन्य लोग मतलब जो धर्मों में भेदभाव करना शुरू हो गए हैं? अभी आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। हमारे रंगलाल दास जी को जो मारने का धमकी दिया गया, कितना गलत है। एक बंगाली कम्युनिटी से बख्ता दादा को कौन मारा? हमारे पुराना एमपी साहब को, उसको कौन ख़त्म किया? अभी जो रंगलाल दास जी को कौन ख़त्म कर रहा है? मतलब बंगाली कम्युनिटी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मोपला कम्युनिटी को भी आगे बढ़ने, सिर्फ और सिर्फ अपना आगे बढ़ना है सब कुछ। और आने वाला जो हमारा आदिवासी भाई लोग हैं, जैसा अभी हमारा सेबेस्टियन जी को इससे पहले मिलना चाहिए था जब वो प्रेसिडेंट था, आदिवासी का चेयरमैन। अभी रंगलाल दास जी ने आके दिया, जब हम भी डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस में प्रेसिडेंट थे उस वक्त उसको वो पोस्ट दिया गया। आज आदिवासी का चेयरमैन हमारा अंडमान निकोबार कांग्रेस का हमारा सेबेस्टियन भाई है, तो वो ये पोस्ट पहले भी फिलअप कर सकता था, लेकिन नहीं दिया। और हमारे खास करके हमारे तमिल भाई लोगों को किसको आगे बढ़ने दिया? सर, हमारा एक आखिरी सवाल सर, इससे पहले हम आपको एक बता दें, जब आपका
जब आप डीसीसी प्रेसिडेंट के पद से आप मतलब आपको त्याग पत्र देना पड़ा था, तो उस समय पार्टी ऑफिस में जो है बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। तो उस समय एमपी साहब भी वहां पर मौजूद थे, काफी पुलिस बल भी थे। तो हम आपको ये बता दें कि इतने ही मतलब वहां पर स्लैंग लैंग्वेज यूज हुए और बहुत कुछ हुआ, धक्का मुक्की हुई, तब एमपी साहब ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आप ही मतलब कांग्रेस पार्टी के ही एक हम आपको डायरेक्ट नाम बता देते हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष ने जब कुछ कोऑपरेटिव बैंक का मुद्दा उठाया था, तब उन्होंने गुस्से से जवाब दिया। तो आपको क्या लगता है, कोऑपरेटिव बैंक का जब भी इशू आता है तो वो क्यों मतलब उनके मन में हलचल मच जाता है? आखिर ऐसा बात क्या है? तो यही तो मैं कहा ना कि मतलब अमित शाह जी और हमारा मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है। आपका उत्तर तो आप ही खुद दे दिया अभी। हम तो इसलिए बोल रहे हैं ना, 2024 के लिए 1 साल समय है, जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहा है? आप लोग बोलिए ना, आप अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटा सा अंडमान निकोबार के अंदर में रहेगा, वो तो बाहर भी नहीं जाएगा, मोदी जी को भी नहीं पता चलेगा, अमित शाह जी को भी नहीं पता चलेगा। कम से कम जनता में एक मैसेज डालिए कि हम खिलाफ बोल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही आरबीआई की तरफ से जो है कोऑपरेटिव बैंक को जुर्माना भरना पड़ा था। ये सब मुद्दा हो चुका है, इसके बावजूद भी आपको क्या लगता है, एक बार इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ? देखो वो तो उसमें तो वो क्या है करके हमको नहीं पता, लेकिन जब जो हिसाब से अगर नहीं बोल रहे हैं बोलने से मतलब तो कुछ गड़बड़ है। सर आपसे एक सवाल है, तो 2019 में आपने कुलदीप राय शर्मा को सपोर्ट किया, अभी 2024 आने वाला है, कुलदीप राय शर्मा के टोटली खिलाफ हो गए हैं, तो एमपी कैंडिडेट कौन होगा? किसको अब्दुल अजीज जी जो है नेक्स्ट सपोर्ट करेंगे एमपी कैंडिडेट के लिए? क्या विशाल जली को सपोर्ट करेंगे या टीएसजी भास्कर को सपोर्ट करेंगे या रंगलाल हलदार जी को सपोर्ट करेंगे, अजय बैरागी को सपोर्ट करेंगे? किस नेता को जो है आप एमपी बनना देखना चाहेंगे 2024 में? अभी 1 साल बचा हुआ है, 1 साल के अंदर में जो अच्छा काम करता है जनता के लिए, वो चाहे विशाल जोली हो या भास्कर जी हो, रंगलाल जी हो या कुलदीप राय शर्मा जी हो, चारों के बीच में या विष्णु जी हो, जो जनता का बीच में उतर के 1 साल में काम करता है, जो रोड में उतर के काम करता है जनता के लिए, मैं उनका साथ खड़ा रहूँगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से 4 सालों में आपको क्या लगता है किसने सबसे अच्छा काम किया है? क्या भास्कर जी ने किया है, रंगलाल जी ने किया है, या विष्णु जी ने किया है, अजय बैरागी जी ने किया है, विशाल जी ने किया? किसी ने नहीं किया अभी तक, तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया है। भास्कर जी और रंगलाल जी आने के बाद कांग्रेस में थोड़ा जान आया है कि लगता है कि हाँ कांग्रेस पार्टी है, रोड में उतर के जो इन लोग जो हंगामा कर रहे हैं, हम भी था साथ में, हम भी था, इसलिए हमको पता है कि क्या हुआ है। अभी बाकी सारा पार्टी का तो बारे में हमको नहीं मालूम, 1 साल समय बचा हुआ है। मेरा एक छोटा सा जो वोट है 200-300 जो मेरे पास है, वो हम वोट में देख के हम पब्लिक को समझा करके जिसको पसंद है, जो अच्छा काम किया है लास्ट ईयर, अभी जो 1 साल बचा है, हम जरूर उसी को सपोर्ट करें। सर मेरा एक आखिरी सवाल सर, अभी आप सर इंडिपेंडेंट है, तो चुनाव नजदीक है, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? वही तो मेरा जवाब वही है ना कि अभी हमारा तरुण जी ने पूछा कि किस पार्टी को आप सपोर्ट करें। 1 साल समय है, जो जनता के लिए काम क्योंकि करेगा। आपके हाथ में जो है, आप जिस जगह से आप जिला परिषद मेंबर है, काफी यूथ जो है आपके साथ जुड़े हैं, और देख के भी कल जो जैसा काला झंडा दिखाया गया था, और वो चीज देख के भी लगा आपके साथ काफी यूथ जो है जुड़े हैं। तो आप किस पार्टी को आप मतलब आने वाले चुनाव में आप सपोर्ट करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडमान का निकोबार में इतिहास है कि 1716 वोट से मैंने लीडिंग में जीता, अंडमान के नंबर 1 टॉप में जो है हम जीता, सबसे बड़ा मार्जिन से। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं बार हम एक ही बात बोल रहे हैं कि 1 साल हमारे पास बचा हुआ है, जो हमारे जनता का साथ, हमारे युवाओं के साथ जो खड़ा होगा, हम उन लोगों के साथ जरूर 2024 में साथ देंगे।